गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये बच्चों ने मुझसे बहुत डिमांड करी थी कि सर इस टॉपिक को हमें समझा दीजिए, तो मैं ये टॉपिक कंसिडर कर रहा हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दूँ कि 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए। तो हेनरी फ्योर्ड नाम का एक इंसान था, व्यक्ति, जिसने ये 14 प्रिंसिपल दिए थे। ही वॉज बॉर्न इन टर्की 1841, ठीक है। और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग पढ़ाई करी और ज्वाइन की एक कोल माइनिंग कंपनी एज ए वर्कर। और उसके बाद उसमें उसको प्रमोशन मिल गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी उसने अच्छा काम किया, उसको प्रमोशन दे दिया गया। जब उसको प्रमोशन दिया गया तब वो जो कंपनी थी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, कह सकते हो इंसॉल्वेंसी की कगार पर थी, बंद होने की कगार पर थी। उसने बहुत मेहनत से उसको काम किया और जब वो रिटायर्ड हुआ 30 ईयर्स में, तो वो उस कंपनी की जो पोजीशन थी, कोल माइनिंग कंपनी की जो पोजीशन थी, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ गई थी। और उसने क्या किया, उसने सबसे पहले काम किया, उसने टेक्निकल चीज़ को और मैनेजर चीज़ को डिफरेंस समझा कि टेक्निकल चीज़ क्या है और मैनेजर स्किल्स क्या है। और उसने बहुत सी चीज़ों पर काम करने के बाद 14 प्रिंसिपल्स बनाए, यानी उनको फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, उनको समझना है। अगर आपने समझ लिया, फॉलो कर लिया, तो बिजनेस करने का एक आसान तरीका आपको मिल जाएगा। तो उसने यही किया अपनी पूरी ज़िंदगी, 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ उसने ऑब्जर्व करी, वो उसने मेंशन करी बुक के अंदर। इसी वजह से उसको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी कहा जाता है। तो उसका 14 प्रिंसिपल्स में पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। अब ऑब्वियसली बात है, डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम को डिवाइड कर रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क किस तरीके से डिवीजन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, ठीक है। किसके बेसिस पर, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर और स्किल्स के बेसिस के ऊपर, यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको काम दे दिया, डिवाइड कर दिया। यानी मैंने जो मेरे पास जिम्मेदारी थी, जो मैनेजर था, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, उसने अपने काम को डिवाइड कर दिया। अब उसके फायदे क्या हैं डिवाइड करने से? पहली चीज़ तो वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जिस पर्सन को आपने वो काम दिया या डिवाइड किया, सौंपा, तो वो उसमें एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है, तो उस काम को अच्छी तरीके से वो करता है। दूसरी चीज़, आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। डिवीजन ऑफ वर्क में ये फायदा हुआ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। फिर उसने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसने एक फेयर लाइन को खींच दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कि जो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यानी वो पावर जो हमें मिली हुई है, कोई भी हम डिसीजन ले सके, दैट्स कॉल्ड अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी, किसी भी काम को हम ऑन टाइम कंप्लीट कर सकें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने क्या करा, एक बैलेंस किया आपस में कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा ना हो कि हम सिर्फ किसी इंसान को अथॉरिटी दे दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को कहा ये काम कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मैंने उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी नहीं दी कि वो कैसे काम करे, कहाँ से वो सामान को परचेस करना है, कैसे उसको फाइनेंस को अरेंज करना है, वो मैंने अथॉरिटी नहीं दी। तो उस कंडीशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल बेकार हो जाएगा। जैसे एज ए टीचर मेरी अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करूं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, बच्चों से का फीडबैक लूं। और अथॉरिटी क्या है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको क्लास से बाहर कर सकूं। ये मेरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये साथ साथ चलेंगे, दोनों को मैं बैलेंस करके चलूंगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चलती है। ऐसा ना हो कहीं अथॉरिटी ओवरटेक हो जाए और कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरटेक हो जाए, इसलिए हमको दोनों को चीज़ों को बैलेंस करना है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सबको फॉलो करने हैं, जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोग फॉलो करते हो। विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगी। हमें किसको बात कहनी है, किससे बात हमें इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, हमारे सबॉर्डिनेट्स क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ क्या है। तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल कि कितने बजे आना है, कैसे छुट्टी लेनी है, ये सारी चीज़ें हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा होती हैं। और वो डिसिप्लिन जो है एक तरीके से हमारा जो काम है, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, उसको हमें मेंटेन करना है कि हमारा सुपीरियर कौन है, हमारा सबॉर्डिनेट्स कौन है, हमें किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, ये सब डिसिप्लिन के अंदर आता है। और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, डिसिप्लिन आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि क्लास के अंदर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है और कैसे करना है।
अगर हम क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं कंप्लीट होगी। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, जितना हमारा डिसिप्लिन नहीं होगा, जितनी हमारी लेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उतना ही हमारा वर्क डिले हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस, ठीक है, आपका जो बॉस है वो एक है। बहुत हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, बट अगर एक बॉस है तो कमांड आप एक से ले रहे हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होगी, बॉस की इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, आपको जो जवाब देना है वो क्लियर होगा, एक पर्सन को देना है। वहीं अगर मल्टी बॉस हो जाए, बहुत सारे बॉस हो जाएं, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैं किसका काम पहले करूं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा बॉस होंगे उतनी ही परेशानी, उतना ही वर्क डिले, उतना ही मिसमैनेजमेंट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे हम और टॉपिक्स लेते हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस इतना याद रखना, यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है, और बहुत से बॉस होंगे तो उसमें हमें डिफिकल्टी होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर क्या है, हम एक गोल को फॉलो कर रहे हैं, वन गोल, ठीक है, यानी सबका गोल एक होना चाहिए। अगर हमारा सबका गोल सेम रहेगा तो हमारा जो जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सिस्टमेटिक तरीके से होंगी। फॉर एग्जांपल हमें 10% की ग्रोथ अचीव करनी है तो सभी उस गोल को फॉलो करेंगे। इसमें अगर हमने अपना गोल इंडिविजुअली शामिल कर दिया तो हमें दिक्कत हो जाएगी अचीव। और सारे डिपार्टमेंट्स में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या नेस्ले कंपनी, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे मैगी का डिपार्टमेंट अलग हो गया, चॉकलेट्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, टॉफ़ी का डिपार्टमेंट अलग हो गया। इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हेड होंगे। उन हेडों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो उसको हम क्या करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि हम एक ही मकसद में काम कर रहे हैं, कि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा जो मकसद है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाए या हम उस पर ज़्यादा काम करना शुरू कर दें और कंपनी के गोल को भूल जाएं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में तो फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, इनका आपस में डिपार्टमेंट में फिर दिक्कत आएगी कि हमें पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना है डिपार्टमेंट हेड्स को, और सब मेंटेन करके चलना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल हमें, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ग्रोथ है 10% की, सेल्स को बढ़ाना है, तो हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंसान से लेके सबके लिए, यानी हम जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो भी चीज़ बनाए वो हम सबके लिए बनाए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ना बनाए। ऐसा ना हो कि हम अपने कोई रिलेटिव है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई रिश्तेदार है, हम उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे लिए सब कंपनी के अंदर सब इक्वल है, सब बराबर हैं, और चाहे हमारा वो एम्प्लॉई हमारा रिलेटिव हो या कोई ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर को अपना रॉ मटेरियल मंगाना है बाहर से, और अगर मैनेजर का रॉ मटेरियल मंगाने वाला कोई रिलेटिव है तो हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो मेरा रिलेटिव है, बट इन दैट कंडीशन हमें उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए जो हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ का जो सामान है वो हमें प्रोवाइड करे, या हमको उसको सर्विस देनी चाहिए जो हमें अच्छी सर्विस दे। समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें सबका देखना है, अपने बारे में नहीं सोचना। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, अब यहाँ पर क्या है, फेयर वेजेस, फेयर वेजेस की बात कर रहे हैं, इक्वल बराबर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमें जो है हमारे काम के हिसाब से हमें सैलरी मिलनी चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि मैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे रही हूँ, मुझे ज़्यादा सैलरी दे रही हूँ, और हर एम्प्लॉय ये सोचता है कि हमें ज़्यादा काम ले रहे हैं और हमें सैलरी कम दे रहे हैं। तो इक्वल हमें मेंटेन करना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है। तो रेम्यूनरेशन फेयर वेजेस होनी चाहिए, सबकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी पेड फेयरली वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, हो गया रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। इससे क्या होगा, अगर हम फेयर वेजेस दे रहे हैं, उसको सैलरी ऑन टाइम दे रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन मिलेगा, वो अपना काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करेगा। तो आखिर में आप जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इसमें 14 प्रिंसिपल के अंदर, ये लाइन आप जरूर ऐड कर दें कि जो हमारा काम होगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा, क्योंकि सारे प्रिंसिपल का, 14 प्रिंसिपल का जो मेन गोल है वो अल्टीमेटली क्या है, हमारा काम अच्छी तरीके से होना और कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होना। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के पार्ट में हम ये 7 चीज़ें हमने इसमें कवर करी हैं। डिवीजन ऑफ वर्क कवर कर लिया हमने, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड कर लिया, रेम्यूनरेशन कर लिया, सब ऑर्डिनेशन जनरल इंटरेस्ट कर लिया, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, और बाकी हम 7 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।
थैंक यू।